हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। एरर के हमारे सेशन में हमने बहुत से अच्छे सवाल और उनके बहुत से अच्छे नियम हमने पढ़े हैं। इसी के साथ आज एक नया सेशन नए सवाल और नए नियमों के साथ। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं बिना कोई टाइम वेस्ट किए। आज का जो हमारा सेशन है वो डिपेंड रहेगा कंजक्शंस पे। इनमें किस तरह के कंजक्शन यूज़ किए गए हैं, क्या सही है क्या गलत है, कंजक्शन के नियम आपको पता होने चाहिए। और नहीं पता है तो ये सवाल करके आपको पता चल जाएगा बहुत से नियमों का कि कौन सा नियम किस तरह से काम करता है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। हमारा पहला जो सवाल है वो कहता है द पीरियड बिटवीन 2000 टू 2010 वॉज वेरी सिग्निफिकेंट इन माई लाइफ। इसमें दोस्तों सबसे पहले तो एक शब्द है सिग्निफिकेंट, जिसका मतलब हमें पता होना चाहिए। इस सवाल में इस शब्द के मतलब से कोई सही या गलत का आपको आइडिया नहीं लगेगा, लेकिन मीनिंग का हमें पता होना चाहिए। सिग्निफिकेंट का मतलब होता है दोस्तों इम्पोर्टेंट, महत्वपूर्ण। यानी जो समय था 2000 और 2010 के बीच का, वो मेरे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट था, महत्वपूर्ण था। तो चलिए दोस्तों आप एक बार इस सवाल को देखिए और इसमें फाइंड आउट करने की कोशिश कीजिए कि आपके कितना आपको सही कर पाते हैं या कुछ एरर इसमें फाइंड आउट कर पाते हैं। देखिए दोस्तों इसमें लिखा है द पीरियड बिटवीन 2000 टू 2010 वॉज वेरी सिग्निफिकेंट इन माई लाइफ। तो चलिए दोस्तों देखते हैं, बड़ा ही सिंपल सा सवाल है। इसमें जो यूज़ किया है बिटवीन, तो इसके साथ इसका एक नियम है कि यहाँ टू नहीं, बिटवीन के साथ एंड का प्रयोग कीजिए। बिटवीन 2000 एंड 2010 वॉज वेरी सिग्निफिकेंट। तो एक बहुत ही आसान सा यहाँ एरर था, बिटवीन के साथ आपको केवल एंड का प्रयोग करना है, ये नियम आपको पता रखना था। चलिए दोस्तों अगला सवाल देखते हैं क्या है। द रीज़न वाई ही वॉज रिजेक्टेड वॉज बिकॉज ही वॉज टू यंग। कि उसे रिजेक्ट करने का जो कारण था वो ये था कि वह बहुत ही छोटा था, ही वॉज टू यंग। तो आप अर्थ इसका समझ ही गए होंगे। कुछ सेकंड का समय लीजिए और खुद से सोल्व। देखिए दोस्तों सोल्व करने की कोशिश जरूर करें, सही गलत ये तो बात की बात है, कोशिश करें, ये ज़रूरी है। तो देखिए दोस्तों ये बड़ा ही आसान सा है, आपने देख लिया होगा। यहाँ लिखा है द रीज़न वाई, अगर ये आ जाता है तो आगे इसके साथ कुछ भी लगाने की आवश्यकता आपको नहीं है। द रीज़न वाई ही वॉज रिजेक्टेड वॉज ही वॉज टू यंग। आपको बिकॉज लगाने की कोई आवश्यकता नहीं है द रीज़न वाई के साथ। तो यहाँ हमारा एरर कहाँ हुआ दोस्तों, यहाँ हुआ हमारा एरर पार्ट बी में। और जो ऊपर वाला सवाल था इसमें भी हमारा एरर था पार्ट बी में। दो क्वेश्चन हो चुके हैं और दोनों में अलग अलग नियम है, आपने ये भी सीखा है इसमें। देखिए दोस्तों तीसरा सवाल है स्केर्सली हैड आई बॉट द टिकट व्हेन द ट्रेन लेफ्ट द प्लेटफॉर्म। चलिए दोस्तों इसको आप एक बार करने की कोशिश कीजिए। चलिए मैं हिंदी अर्थ बता देता हूँ कि स्केर्सली का मतलब होता है बड़ी ही मुश्किल से मैंने टिकट खरीदी थी, कि जो ट्रेन क्या हुई, प्लेटफॉर्म को छोड़ चुकी थी। यानी लेफ्ट द प्लेटफॉर्म यानी प्लेटफॉर्म छोड़ गई, यानी ट्रेन चल चुकी थी। मुश्किल से ही मैंने टिकट खरीदी थी कि ट्रेन चल चुकी थी। अब देखिए दोस्तों बड़ा आसान है, इसमें थोड़ा सा दिमाग लगाइए और फाइंड आउट करने की कोशिश कीजिए कि इसमें एरर क्या है। आप एरर ए में बिल्कुल नहीं कर सकते, हैड आई ही रहेगा। आई हैड नहीं करिए क्योंकि स्केर्सली के साथ नियम होता है कि ये फॉलो किया जाता है हेल्पिंग वर्ब के साथ। तो यहाँ पहले हैड ही आएगा। यूँ कह सकते हैं कि इसमें इन्वर्जन का प्रयोग होता है, पहले हेल्पिंग वर्ब फिर सब्जेक्ट। यहाँ पहले हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग होता है फिर सब्जेक्ट का प्रयोग किया जाता है। तो ये बिल्कुल सही है, यहाँ कोई दिक्कत नहीं है। ए पार्ट बिल्कुल सही है, यहाँ कोई दिक्कत नहीं है। इसके साथ स्केर्सली के साथ वैन का यूज़ किया जाता है, ये भी सही है दोस्तों। तो इसमें कोई एरर नहीं है, पार्ट डी के साथ जाएंगे दोस्तों। नो एरर। सरप्राइज हो गए कि बिना एरर का भी सवाल। देखिए दोस्तों आपको समझना पड़ेगा, इसमें ये जो था इसमें बच्चे बहुत बार गलती कर बैठते हैं। ऐसा पढ़ने में थोड़ा अटपटा लगता है, ये नियम याद नहीं रहता है कि स्केर्सली के साथ इन्वर्जन का नियम लगता है, यानी सब्जेक्ट के बाद सब्जेक्ट से पहले हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग होता है। यहाँ कोई एरर नहीं है दोस्तों, ये बिल्कुल सही सवाल है।
यहाँ फिर भी हमने दो नियम सीखे हैं, स्केर्सली के साथ वैन का प्रयोग और एक इन्वर्जन यानी हेल्पिंग वर्ब इसके बाद आएगी, फिर सब्जेक्ट आएगा। चलिए दोस्तों अगला सवाल, ब्रेड एंड बटर इज़ ऑल वी वांट। ब्रेड एंड बटर से मतलब है कि रोटी जो हमें चाहिए वही सब कुछ है जो हमें चाहिए। खाना किसको नहीं चाहिए, सभी को चाहिए। अब देखिए दोस्तों इसमें क्या एरर है, एक बार पढ़िए, फाइंड आउट करने की कोशिश कीजिए क्या आपको मिलता है। ऐसा मत करिएगा कि ऊपर वाले में नो एरर है तो सर इसमें नो एरर ही चलेगा, आज आपने नो एरर वाले सवाल कराने की ठानी है। तो चलिए दोस्तों इस सवाल को देखते हैं। ब्रेड एंड बटर इज ऑल, यहाँ एक शब्द जोड़ दीजिए, दैट वी वांट, जो हमें चाहिए। ब्रेड एंड बटर ही वो सब कुछ है जो हमें चाहिए, केवल इसका ध्यान रखिए, यहाँ दैट का प्रयोग करना है आपको, यानी पार्ट सी में एरर है, इसमें पार्ट डी को सेलेक्ट करना है। यहाँ पार्ट सी में क्या एरर है कि यहाँ ऑल के बाद दैट का प्रयोग करना चाहिए। ब्रेड एंड बटर वो सब कुछ है जो हमें चाहिए। नेक्स्ट सवाल दोस्तों अपना देखिए, नो सूनर द टीचर एंटर्ड द क्लास देन द स्टूडेंट्स स्टूड अप, कि जैसे ही टीचर क्लास में एंटर हुआ विद्यार्थी खड़े हो गए, जैसा कि होता आया है, हम भी स्कूल टाइम में ऐसा ही किया करते थे। कोई एरर है दोस्तों या कोई एरर नहीं है, आपने इसका अंदाज़ा लगा लिया होगा। चलिए देखते हैं इसमें क्या एरर है क्या नहीं है। देखिए दोस्तों जो स्केर्सली के साथ ये वाला नियम लगता है वही नो सूनर के साथ लगता है। अगर ऐसी बात है तो इसके बाद में भी हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग होना चाहिए। नो सूनर किस के बाद फॉलो किया जाता है या नो सूनर फॉलो किया जाता है हेल्पिंग वर्ब से, यानी नो सूनर के बाद आपको हेल्पिंग वर्ब की आवश्यकता होती है। अब देखिए दोस्तों, नो सूनर द टीचर एंटर्ड द क्लास, सेकंड फॉर्म चल रही है, प्रेजेंट पास्ट सिंपल का सेंटेंस है। पास्ट सिंपल में वैसे तो कोई हेल्पिंग वर्ब सीधी तरीके से नहीं होती है, सीधी वर्ब की सेकंड फॉर्म मेन वर्ब होती है, लेकिन जहाँ हमें ज़रूरत होती है हम इसका नेगेटिव भी बनाते हैं, इंटेरोगेटिव भी बनाते हैं। तो हमें पास्ट सिंपल के लिए एक फॉर्म मिलती है दोस्तों डिड, तो यहाँ डिड का प्रयोग करना पड़ेगा। नो सूनर डिड द टीचर एंटर द क्लास देन द स्टूडेंट्स स्टूड अप। इसमें और कोई एरर नहीं है, सिर्फ आपको इस नियम का ध्यान रखना है, नो सूनर के बाद भी इन्वर्जन लगता है, यानी आपको नो सूनर के बाद भी हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करना है। फॉलो किया जाता है नो सूनर किससे, हेल्पिंग वर्ब से। तो देखिए दोस्तों बड़े कमाल के रूल हम सीखते जा रहे हैं और किस तरीके से सेंटेंस में आप इन्हें अप्लाई करेंगे उसका भी आपको ध्यान रखना है। चलिए दोस्तों अगला सवाल, कीप हिम एट आर्म्स लेंथ लीस्ट यू मे नॉट रिपेंट इन द लॉन्ग टाइम। देखिए दोस्तों सवाल बड़ा अच्छा है, सेंटेंस अच्छा है, क्योंकि इसमें कुछ अच्छे शब्दों का इस्तेमाल भी हुआ है। एट आर्म्स लेंथ का मतलब होता है कि उचित दूरी बनाए रखें। रिपेंट का मतलब होता है कि पछतावा ना हो, कि आप उनसे दूरी बनाए रहें, कहीं ऐसा ना हो कि आपको बाद में पछतावा हो। इस सेंटेंस का शाब्दिक अर्थ ये निकलता है। अब आप इसमें एरर फाइंड आउट करने की कोशिश कीजिए, क्या आप इसमें एरर ढूंढ पाते हैं। देखिए आपका जो भी नॉलेज है इन सवालों पे बेस्ड उसको अप्लाई कीजिए और फाइंड आउट करने की कोशिश कीजिए कि इसमें क्या एरर है। मैं एक बार फिर से रीड कर देता हूँ, कीप हिम एट द आर्म्स लेंथ लीस्ट यू मे नॉट रिपेंट इन द लॉन्ग रन। चलिए दोस्तों इसमें भी जो हमारा नियम है वो लिस्ट के साथ अप्लाई होता है। तो लिस्ट के साथ जो आपको यूज़ करना है वो मे नहीं दोस्तों, दूसरा यूज़ करना है। अब आप इसके लिए भी कोशिश कीजिए कि मे की जगह हम क्या यूज़ करें। अब इतना तो मैं आपको बता ही चुका हूँ, कीप हिम एट आर्म्स लेंथ लिस्ट यू मे गलत है, नॉट रिपेंट यानी पार्ट बी में एरर हो गया, इन द लॉन्ग रन ऑप्शन डी नो एरर वो हम चूज़ करेंगे नहीं। लिस्ट किसके साथ आता है, लिस्ट के साथ या लिस्ट के बाद क्या आएगा दोस्तों, शुड आएगा। यहाँ आप शुड का प्रयोग कीजिए, मे को यहाँ से हटाइए, फिर ये सेंटेंस सही होगा। यानी हमारे पार्ट बी में हमें एरर करना है, पार्ट बी हमने चूज़ किया है यहाँ। अगला सवाल देखिए दोस्तों, यू मस्ट ईदर वर्क हार्ड एल्स बी प्रिपेयर्ड टू लीड अ मिजरेबल लाइफ। या तो आप मेहनत कर लीजिए या आप तैयार हो जाइए एक बदतर ज़िंदगी जीने के लिए। मिजरेबल यानी बहुत ही ख़राब स्थिति में।
और ये बिल्कुल सत्य सेंटेंस है, इसको आप अपने जीवन में भी उतार लीजिए, सकते हैं, सकेंगे कि अगर आप मेहनत नहीं करेंगे तो आप एक बदतर ज़िंदगी ही जिएंगे। ये एक यूनिवर्सल ट्रुथ है प्रैक्टिकली। चलिए दोस्तों, इसमें आप अभी एरर ढूंढिए। क्या है? ए बी सी डी नो एरर, सी मिजरेबल लाइफ में कोई एरर, पार्ट बी वर्क हार्ड एल्स बी प्रिपेयर्ड टू लीड ए, और पार्ट ए यू मस्ट ईदर। अब देखिए दोस्तों, इसमें थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाने की आपको आवश्यकता है, ज़्यादा हार्ड एंड फास्ट इसमें कुछ नहीं है। कॉमन सेंस आपको क्या लगाना है कि देखिए दोस्तों, ईदर एल्स कभी सुना है? नहीं। आपने क्या सुना है? ईदर और, नीदर नॉर। तो यहाँ एल्स नहीं, ईदर के बाद या ईदर के साथ क्या आता है? और आता है। बड़ा ही सिंपल सा था, यू मस्ट ईदर वर्क हार्ड और बी प्रिपेयर्ड टू लीड ए मिजरेबल लाइफ। बड़ा ही आसान सा सवाल था। आपको एल्स हटाकर किसका प्रयोग करना है? केवल और का। बाकी सब इस सेंटेंस में सब कुछ ठीक है। यानी हमारा पार्ट बी में इस बार एरर हुआ है। चलिए दोस्तों, आज का आखिरी सवाल, बिसाइड्स लिटरेचर दे हैव टू स्टडी फिजिक्स एंड केमिस्ट्री। यानी लिटरेचर के अलावा उन्हें फिजिक्स और केमिस्ट्री भी स्टडी करनी है, यानी उसे भी पढ़ना है। तो चलिए दोस्तों, ये आज का आखिरी सवाल, इसमें भी कुछ समय लीजिए। बड़ा ही आसान सा सवाल है। क्या ये है आपको सही लगता है या इसमें भी कोई दिक्कत है? देखिए दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा, आप खुद से पूछिए कि आपको बिसाइड्स का अर्थ पता है? क्या इसका एस हटाकर बिसाइड करना सही होगा? क्या बिसाइड के साथ एस लगा हुआ ठीक है? बाकी सेंटेंस में कोई दिक्कत नहीं है, आपको केवल चेक करना है एक ही शब्द। इसके बारे में पता है? सेंटेंस आपको अपने आप पता चल जाएगा। देखिए दोस्तों, दो शब्द होते हैं, एक तो ये है बिसाइड, एक होता है बिसाइड्स। सॉरी, एक तो बिसाइड तो यहाँ दिया हुआ है बिसाइड्स, और एक होता है बिसाइड। अब इनमें से कौन सा आपको प्रयोग करना है? इनमें से दोस्तों जो यहाँ बिसाइड्स प्रयोग हुआ है वो बिल्कुल सही है, ये बिल्कुल सही है। डी ऑप्शन चूज करेंगे, नो एरर। इस सेंटेंस में कोई दिक्कत नहीं है। बिसाइड्स का मतलब होता है के अतिरिक्त, यानी लिटरेचर के अतिरिक्त, के अलावा उन्हें और क्या पढ़ना है? फिजिक्स भी पढ़नी है और केमिस्ट्री भी पढ़नी है, यानी इसमें भी कोई एरर नहीं है। दोस्तों, एरर के सेशन में शायद ये दूसरी बार या पहली बार या दूसरी बार ही हुआ होगा कि हमने नो एरर के भी सवाल लिए हैं, यानी जिनमें कोई एरर नहीं है, सवाल बिल्कुल सही है। लेकिन उनमें भी हमने नियमों को जरूर पढ़ा है। तो आपके लिए इम्पोर्टेंट क्या है? सवाल हमेशा एरर वाला हो ये नहीं, नियम आपको याद होने चाहिए। उनका आपको सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखना चाहिए कि नियम आपको आ रहे हों। नियम आएगा तभी तो आप नो एरर भी तभी कर पाएंगे जब आपको पता है कि कौन सा रूल अप्लाई होता है और इस सेंटेंसेस में या इस सेंटेंस में जो प्रयोग किया है वह सही है। ऐसा अगर आपको पता है तो ही आप ऑप्शन डी के साथ जा पाएंगे। अगर नियम नहीं पता तो फिर तो सारे ही सेंटेंसेस ऑप्शन डी से ही स्टार्ट होंगे, नो एरर, क्योंकि हमें पता ही नहीं कि एरर किसका है, क्या नियम होता है। तो दोस्तों, ये जो नियम हम साथ में पढ़ते जा रहे हैं उन्हें प्लीज़ ज़रूर से नोट करिएगा, क्योंकि यही सब कुछ है। इसमें ऐसा का ऐसा सेंटेंस आपको एज इट इज़ नहीं मिलेगा, लेकिन इनमें से कोई सा ना कोई सा नियम उस सेंटेंस में ज़रूर अप्लाई होगा। किस तरीके से अप्लाई होता है बड़ा ही विस्तृत रूप में मैंने आपको सेंटेंसेस को समझाता हूँ। जो एरर है उसके अलावा भी कुछ अगर नियम लगता है तो वो भी मैंने आपको बताया है। और ये बहुत इम्पोर्टेंट है दोस्तों, अपना नॉलेज बढ़ाइए इंग्लिश के प्रति, केवल नियमों को रटिए मत। नॉलेज आपका होगा तो आपके लिए इंग्लिश बड़ी ही आसान होगी। बहुत आसान है सब्जेक्ट। अगर आप इसे एक लैंग्वेज की तरह पढ़ते हैं, एक सब्जेक्ट की तरह पढ़ते हैं तो थोड़ा मुश्किल होगा। भाषा लेके चलिए, बड़ी ही आसान है अंग्रेज़ी। और इसी के साथ आज का सेशन हम समाप्त करेंगे। ये जो भी आपने पढ़ा है इसे ज़रूर नोट करिएगा, बहुत ही इम्पोर्टेंट है आपके लिए, आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। और वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं एक और वीडियो में कुछ और अच्छे सवालों के साथ, अच्छे रूल्स के साथ। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।